ठीक है, तो ना बायोमोलिक्यूल्स का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉली सेकेराइड से। देखो, लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, मैं बता दूं, हमने बहुत बेसिक चीजें की थी कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, और बायोमोलिक्यूल्स क्या है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है। हमने बस इतना ही पढ़ा था, जो आई थिंक आप सबको पता है। और ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होता है। तो ये सभी देखा था, वो बच्चों वाली चीजें जो आई थिंक सबको बहुत अच्छे से पता है, और केमिस्ट्री में आपने काफी डिटेल में पढ़ ली है। तो मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक ना आज होने वाला है। ठीक है, अंश, हाँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये पॉलीसेकेराइड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना देखो, आपको नाम से कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको कुछ ऐसे नहीं याद रखना है कि पॉलीसेकेराइड ये होगा। जहां पे भी पॉली वर्ड आए, मतलब एक लॉन्ग चेन से मिलके कुछ बना है। ठीक है, पॉली मतलब लॉन्ग चेन, बहुत सारी चीजें मिलके बनी है, तब वो पॉली है। और सेकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर। तो शुगर की जो लॉन्ग चेन होती है उसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड। तो अब पॉलीसेकेराइड में मेन मतलब शुगर, कौन सी शुगर होती है, शुगर बहुत तरह की होती है, कि मैम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, कौन सी होने वाली है। तो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन सा है, मोनोसेकेराइड। क्लियर है, तो मोनोसेकेराइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक हियर। क्लियर है सबको। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लें, देखो बायोमोलिक्यूल्स इज ऑल अबाउट, कोई तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बताओ बेटा कि शिवानी की बायो पॉलीसेकेराइड क्या होता है, कि भारतीय बताओ पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन होती है, स्मॉल चेन होती है, कोई नहीं पूछेगा। पर एग्जाम्पल सब पूछने वाले हैं, तो एग्जाम्पल टिप्स पे होनी चाहिए। तो जैसे अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेल्यूलोज ले लिया अपन ने एक एग्जाम्पल, है ना। एक हमने ले लिया इन्यूलिन, ले लिया। अब जो सेल्यूलोज है, ठीक है, वो जो है, एक सेकेंड, अंजलि, बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है बेटा। ठीक है, तो अब जो सेल्यूलोज है वो किससे मिलके बना है, सेल्यूलोज भी पॉलीसेकेराइड है, मतलब लंबी चेन है, तो किसी से तो मिलके बनी होगी। तो वो किससे बनी है, मोनोसेकेराइड। किससे बनी है बेटा, मोनोसेकेराइड से। ठीक है, और वो कौन सा है, और मोनोसेकेराइड कौन सा वाला है, ग्लूकोज। कौन सी शुगर है, ग्लूकोज से बना है। तो बेटा एक ही टाइप की, ये ऐसा है, देखो एक बार ग्लूकोज लग सकता था, एक बार राइबोज लग सकता था, कुछ भी लग सकता था, बट यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज सारे ग्लूकोज ही मिलके बना रहे हैं, सिर्फ सेम है, सारी मोनो एक ही सेम है चेन। तो इसीलिए इसको कहा है होमोपॉलीमर। अगर जैसे होता लाइक से ग्लूकोज ले लिया, फिर राइबोज ले लिया, फिर ग्लूकोज ले लिया, फिर राइबोज ले लिया, तो ये हो जाता हीट्रोपॉलीमर। पर क्योंकि यहाँ पे सेल्यूलोज सिर्फ एक ही से बना है, जो कि है ग्लूकोज, तो ये हो गया है होमोपॉलीमर। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो होमोपॉलीमर है या हीट्रोपॉलीमर है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो याद रखनी है, और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका ना अगर हम देखें, जो एक इसका एक वेरिएंट भी होता है, जो कि होता है स्टार्च। इसी का एक वेरिएंट है जो कि है स्टार्च। ठीक है, तो ये स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टार प्रेजेंट होता है प्लांट में। और प्लांट में ये प्रेजेंट होके क्या कर रहा है, ये स्टोर हाउस है यार, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। जैसे अपने अंदर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी क्या है, एटीपी। ठीक है, वो कौन है बताओ, स्टोर हाउस अपने अंदर कौन है। राइट दीपांशु, स्टार्च पोटैटो में प्रेजेंट होता है, जैसे अपने अंदर एटी वगैरह अपन को स्टोर करके रखता है एनर्जी, है ना, जब वो टूटता है एटीपी तो एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो प्लांट में वैसे स्टार्च वो वाला काम करता है। ठीक है, अगर हम दूसरा वाला बात करें, ये स्टार्च में देखो इस सेल्यूलोज जो होमोपॉलीमर है, इसका एक वेरिएंट हो गया स्टार्च, जो कि प्रेजेंट है प्लांट में। अगर हम दूसरे वेरिएंट की बात करें, तो दूसरा जो वेरिएंट है वो है ग्लाइकोजन। कौन सा है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल में। किसमें प्रेजेंट है, एनिमल में। क्लियर है सबको। हाँ, वो स्टोर हाउस है, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टोर हाउस ऑफ
स्टोर हाउस है, और जो जिसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है वो होती है एटीपी। एटीपी के टूटने से अपन को एनर्जी मिलती है ना। हाँ दीपांशु। राइट, ग्लाइकोजन तो ब्रेन शुगर है, राइट। तो देखो, अब ये जो ग्लाइकोजन है, यहाँ पे बेटा हम सेल्यूलोज के और होमोपॉलीमर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, कि ऐसे बात कर रहे हैं कि ग्लाइकोजन कैसे बनाए। ग्लाइकोजन भी एक होमोपॉलीमर है। क्या है? होमोपॉलीमर है। किसके अंदर मिल रहा है? एनिमल के अंदर ही मिल रहा है। ठीक है, देखो आपने बोला ना ये क्या नाम है, ब्रेन शुगर है। प्लांट्स के अंदर तो ब्रेन होगा नहीं, तो ये एनिमल के अंदर है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो लेफ्ट एंड होता है इसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। इसका जो लेफ्ट एंड होता है इसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग, और इसका जो राइट एंड होता है इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग। क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है, दूसरा जो वेरिएंट है, हम जो दूसरा इसका एग्जांपल है जिसकी हम बात कर रहे थे वो था इन्यूलिन। तो ये इन्यूलिन भी पॉलीमर है। तो ये किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है फ्रक्टोज से। किससे मिलके बना है? फ्रक्टोज से। केमिस्ट्री में आप पूरा डिटेल डायग्राम देखते हो इसका, है ना। तो अभी इसके बारे में इतना ही जानना था। ठीक है, अब ये हो गया सिर्फ पॉलीसेकेराइड के बारे में। अब हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड के बारे में ना डिटेल में अपन बहुत पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के फर्स्ट लेक्चर में। याद है मैंने पूरा एक ग्राफ बनाया था जिसमें था न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीरीज में जुड़े हैं। फिर जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी तीन चीजों से बनता है। एक बनता है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि कौन सा होता है? याद है? बताओ। याद है? बताओ बताओ। राइट मान्य हो। ठीक है, देखो अपन ने देखा था वो जो न्यूक्लियोइक एसिड है वो किससे बना होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो खुद तीन चीजों से बना होता है, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, फिर है ना जैसे एडिनिन गुआनिन है, तो एडिनिन गुआनिन में कौन सा? मोनोसेक्राइड, यानी शुगर जुड़ जाती है। शुगर बेस पेयर, शुगर जुड़ गई, याद है इसके अंदर। तो ये बना देता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। याद आ गया सबको? याद आ गया ना? जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा था उनको तो पूरा डिटेल में पढ़ाया था, उनको सबको याद है ना? अभी भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अब हम जैसे बात कर रहे हैं, किसी को कुछ याद आ भी रहा है? मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए। अब आगे मैं तभी बढ़ूंगी। दीपांशु के अलावा किसी को कुछ समझ आ रहा है? ये बताओ पहले तो मुझे। यहाँ मेरे को सिर्फ दो जने आज एक्टिव दिख रहे हैं, मन्नू और दीपांशु। उसके अलावा मेरे को लग रहा है कि सब मतलब खा पी के सो चुके हैं क्लास चालू करके। समीर कहाँ है? समीर ने आज क्लास ज्वाइन नहीं की क्या? समीर, मानसी, इफ्रा। इफ्रा ने की है, हाँ। भूमिका, ये सब कहाँ है? काफी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया अभी ना क्लास। अच्छा, प्रिया, हाँ प्रिया भी कर लिए। ठीक है, चलो। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो देखो अपन ने प्रोटीन के बारे में पता है कि यार हमारी बॉडी में ना प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब हमें प्रोटीन का मतलब ऐसा जो है कि स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जिसके अंदर हमें कि उसकी पोजिशन क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की क्या पोजीशन है, किस पोजीशन में लगे हुए हैं, उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे करके ये जो लीनियर स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें, ये होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो मैम सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो अब ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है, जब ये फोल्ड हो जाता है,
हेलिक्स के फॉर्म में, बहुत तरह के फॉर्म में हो सकता है, हेलिक्स के फॉर्म में ले लो, बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में ले लो, तो हम इसको बोल देते हैं क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है सबको। अब आता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी में क्या होता है, ये जैसे लेग से हमने अल्फा हेलिक्स ले लिया, ये अपने आप में ऊपर ऐसे ऐसे जो रुई का वो गुच्छा होता है उसकी तरह ऐसे इकट्ठा हो जाता है और गुच्छा बना देता है, इसको हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है, वो हॉलो वो वुलन बॉल जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना काफी रुको मैं आपको बताती हूँ, ये एक तो 3D स्ट्रक्चर होता है सबसे पहली बात। ठीक है, और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना, वो इसी के अंदर होती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो हमारे होती है टर्शरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, और जो खुद के ऊपर ही ऐसे करके वो ऐसे ऐसे कॉइल हो जा रहा है, तो एक दूसरे से ये कैसे जुड़ रहे हैं, ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? डाई सल्फाइड बॉन्ड से। ओ हाय समीर। ओके शिखा, शैतान हाजिर याद कर रही थी मैम। अच्छा मैम, मायोग्लोबिन टर्शरी स्ट्रक्चर है। हाँ दीपांशु, यार दीपांशु आई लाइक इट, मतलब आपको काफी नॉलेज है। आई एम लाइकिंग इट। ठीक है, ये क्लियर है सबको। फिर हमारा आता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वार्टरनरी में क्या है, अब जैसे देखो 3D टर्शरी स्ट्रक्चर ये हो गया, ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सारे मिलके ये और ये जो है ना, ये सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसको बोलते हैं हम कौन सा स्ट्रक्चर? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है सबको? असेंबली ऑफ मोर देन वन, असेंबली of more than one पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है सबको? राइट शिखा। नहीं, यू डिजर्व इट दीपांशु एक्चुअली। ठीक है, अब आती है बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर। अब अपन पॉलीमर की यार इतनी देर से बात किए जा रहे हैं, मैं आप बोले जा रहे हो पॉलीमर पॉलीमर कि ये आपस में ऐसे हैं, पर ये जुड़ कैसे रहे हैं आपस में, अपन उसके बारे में बात करते हैं। अगर जैसे हम यहाँ पे अभी प्रोटीन के बारे में ही बात कर रहे थे, तो हम प्रोटीन को ही उठा लेते हैं। तो जो प्रोटीन है ना बेटा, प्रोटीन के अंदर देखो क्या होता है कि जैसे ये एक अमीनो एसिड हो गया, दूसरा ये अमीनो एसिड हो गया, तो ये आपस में ना किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं ये जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो क्या होता है, इसका एक एंड अमीनो एसिड का एक COH और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड का NH2। ठीक है, एक का अमीनो और एक का कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका अमीनो ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाएगा तब क्या होगा? हाइड्रोजन सॉरी वाटर रिलीज होगा, वाटर की जो मॉइटी है वो रिलीज होगी। अब क्योंकि बॉन्ड बनने पे वाटर रिलीज हुआ है, पानी की कमी हो गई है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इधर क्या हुआ है? डिहाइड्रेशन। क्लियर है सबको? ये हमने बात की है किसकी? प्रोटीन की। अगर हम ऐसे ही पॉलीसेकेराइड की बात करें, किसकी? पॉलीसेकेराइड की बात करें, तो वो मैंने आपको बताया था मोनोसेकेराइड से बनता है। ठीक है, मोनोसेक्राइड सब यूनिट है, एक मोनोसेक्राइड दूसरा मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। किससे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ये भी प्रोसेस बेटा जब ये बॉन्ड बनता है ना, इसमें भी डिहाइड्रेशन होता है, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियर है सबको? अब हमने प्रोटीन की बात कर ली है, पॉलीसेकेराइड की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, जो कि बहुत ही बच्चों वाला है। अपन उसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अपन ने पढ़ा था ना कि देखो इसके अंदर मैं बता दूं कि जैसे एक शुगर
एक शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये रहा दूसरा शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इसका जो थर्ड एंड होगा, एक इसका थर्ड एंड और इसका फिफ्थ एंड, ठीक है, ये दोनों मिलके फॉस्फोरस से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? मैंने आपको बताया था ना, देखो शुगर होता है और एडिनोसिन, गुआनिन, यूरेसिल, थायमीन, ये होता है, ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसके अंदर जब वो जुड़ जाता है फॉस्फोरस, तो ये पूरा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, है ना बेटा? क्लियर है ना सबको? न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो वो बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड, है ना? ऐसे अपन ने पूरी सीरीज याद करी थी, अच्छे से दिमाग में बैठी हुई है ना? तो अब देखो, एक जो शुगर है वो दूसरी शुगर से कैसे, है ना, उसके जब जुड़ेगा, जब इसका थर्ड एंड और इसका फिफ्थ एंड के बीच में, हाँ, तब जुड़ेगा इसके अंदर फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? तो अब जो देखो, ये अगर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, फॉस्फोरस हवा में तो जुड़ नहीं जाएगा, कैसे जुड़ेगा मैम वो बताओ? मैंने कल आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया था जिसके अंदर पूरा मतलब पहले एडिनोसिन एडेनिन का डायग्राम था, फिर उसके अंदर शुगर जुड़ी थी, फिर उसके बाद वो एडिनाइलिक एसिड बना था। याद आया ना? मैंने आपको पूरा डायग्राम एंड में समझाया था, ठीक है। तो वही डायग्राम के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं, तो बॉन्ड बिटवीन फॉस्फोरस एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके अंदर फॉस्फोरस और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर जो बॉन्ड बनेगा, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड। और अब क्योंकि दो बॉन्ड बनेंगे, एक इस तरफ बनेगा और एक इस तरफ बनेगा, तो इसको बोलेंगे फॉस्फोरस फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? सबको समझ आ रहा है? इफ्रा, फियर ऑन अर्थ, शिखा, अंजलि, इन सबको समझ आ रहा है? दिव्या, साक्षी, कीर्ति, शिवानी, उदमदीप, ओके ओके, नो कंफ्यूजन मैम। माही माही, ओके ओके, ठीक है। तो यार अब चलो, ये वाली बात हो गई। अब थोड़ा ना लिखने से ज्यादा, अब थोड़ा ऐसे मतलब सुन के, अब थोड़ा ना उस हिसाब से अपन बात करेंगे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आप लोगों को बोलते हो यार मैम मेरा पेट खराब हो गया, क्यों मेरा पेट इसलिए खराब हो गया कि मैम मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है। मैम एक का पता पड़ा, अंजलि का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है और समीर का तो मेटाबॉलिज्म ही बहुत खराब है। तो हम मेटाबॉलिज्म से क्या बोलना चाह रहे हैं कि यार समीर का मेटाबॉलिज्म खराब है और अंजलि का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, इसका मतलब क्या है? आप लोगों को समझ तो आ रहा है, पर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो अपन उसी के बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो बायोमोलिक्यूल्स हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट है ना, उसका एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है। ऐसा नहीं कि समीर की बॉडी में कोई भी एक चीज है, लेट से कोई भी कार्बन का अगर हम ले लें, तो उसका एक्स अमाउंट है ना प्रेजेंट है, और अंजलि की बॉडी में उसका 100 गुना ज्यादा प्रेजेंट है, नहीं। एक स्पेसिफिक अमाउंट है हर चीज का। लेट से अगर आप हीमोग्लोबिन देख लो, हीमोग्लोबिन का एक रेंज है कि फीमेल्स में इतना होगा तो हर फीमेल में उतना ही होना चाहिए, उसी रेंज में होना चाहिए, और मेल्स में इतना है, अप टू 14 तो होता है मेल्स में, तो वो होना ही चाहिए, ठीक है। तो हर चीज का एक कंसंट्रेशन है। तो मतलब अब कंसंट्रेशन पर्टिकुलर कैसे आ रहा है कि कंटिन्यूसली टर्न ओवर होता जा रहा है, कि मतलब इतना बनता जाएगा, इतना बनता जाएगा, इतना बनता जाएगा। ऐसा नहीं बचपन में एक बार बन के रह गया तो छूट गया। कंटिन्यूसली देयर इज अ टर्न ओवर, है ना? क्या है? टर्न ओवर, ठीक है। तो टर्न ओवर का क्या मतलब है? कंटिन्यूसली एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है और दूसरी चीज वापस किसी और चीज में बन रही है, ठीक है। हेलो, हेलो, यस।
ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताना चाह रही थी कि एक चीज दूसरी चीज में कंटिन्यूअसली बनती जा रही है। ठीक है। तो ये एक चीज दूसरी चीज में किसके थ्रू बन रही है? कोई केमिकल रिएक्शंस होती है जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी तीसरे में हो रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। क्लियर है सबको? क्लियर है? किसी को इधर कोई कंफ्यूजन? हेलो? एक सेकेंड, किसी का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया है मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो अब हर एक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है? किसी ना किसी बायोमोलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि एक बायोमोलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा तीसरे में हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं हो गया कि इतना एक चीज यहां से होके ऐसे जा रही है, दूसरी चीज वहां से होके जा रही है। तो ये ऐसा नहीं हो गया, वो ट्रैफिक जैसा हो गया। जैसे एक ऑटो यहाँ से कट मारता हुआ, जो पता पड़ा है समीर एक ऑटो चला रहा है, ऑटो चलाता हुआ वो इफ्रा के बगल से कट मार के चला गया। तो इफ्रा बोल रही ये क्या बदतमीजी है यार, समीर आप ऐसा कैसा कर दे रहे हो। तो इस चक्कर में ये दोनों सड़क पे भिड़ भी सकते हैं। तो इन दोनों की लड़ाई ना हो बीच सड़क पे और हम खड़े होकर तमाशा ना देखें, उसके लिए हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीका लगाएंगे कि समीर कट मारता हुआ ना निकले, तरीके से अपने सीधे सीधे निकल जाए। तो ये सीधे सीधे निकलेगा तो क्या होगा? इफ्रा भी तमीज से अपने जा पाएगी और समीर भी अपने तमीज से जा पाएगा, और हम कभी लड़ाई का तमाशा नहीं देखेंगे सड़क पे। ठीक है। तो वही हमारी बॉडी में हो रहा है कि यार ऐसे ये पूरा घुचड़ पुचड़ ना हो जाए, एक तरीके से सारी चीज हो जाए। इसके लिए हमारे जो सारे रिएक्शन है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है। ठीक है। तो ये रिएक्शन जो एक ऑर्गेनाइज हो गई कि भाई समीर इस रास्ते से निकलेगा और इफ्रा इस रास्ते से निकलेगी, ताकि इन दोनों की लड़ाई ना हो। तो इस पाथवे को जो लिंक्ड किया गया है, ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं बॉडी में जो लिंक्ड किए गए हैं पाथवे, कि आइसोलेट होके ये अपना काम करेंगे, इसको हम अपना काम करेंगे, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलेंगे हम? मेटाबॉलिक पाथवे। क्लियर है? तो इसके अंदर मेटाबॉलिक पाथवे में क्या हो रहा है? मेटाबोलाइट फ्लो कर रहा है, समीर फ्लो कर रहा है, इफ्रा फ्लो कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? एक डायनामिक स्टेट बनी हुई है, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक बार समीर चला गया अब जिंदगी में कभी वहां से जाएगा ही नहीं। नहीं, समीर को कंटिन्यूअसली वहां से जाते रहना है, इसीलिए वो रास्ता बनाया गया है। क्लियर है सबको? क्लियर है कि बॉडी की ना डायनामिक स्टेट बने रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ्रा यू गाइज आर माई फेवरेट। ठीक है। क्लियर है? तो अब देखो, ये रिएक्शन ऐसे ऐसे हो जा रही है, बहुत इतना फास्ट हो जा रही है। तो रिएक्शन को जो फास्ट बहुत तेजी से उसकी जो रेट को बढ़ाता है, वो कौन कर रहा है? वो कोई एक चीज होती है जो रिएक्शन को फास्ट करती है। वो कौन करती है बताओ? प्रोटीन विथ कैटेलिटिक पावर। एक कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को बहुत तेज करता है। पर अगर कोई प्रोटीन है जिसके अंदर कैटेलिटिक पावर है, उसको हम बोलते हैं एंजाइम। हम उसको फिर कैटलिस्ट नहीं बोलते हैं। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को बहुत तेज करता है। पर अगर कोई प्रोटीन है जिसके पास कैटलिस्ट वाली शक्ति है, तो हम उसको बोल देते हैं एंजाइम। ये याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेइज्जती या तारीफ? नहीं नहीं समीर, इट्स ऑनेस्ट। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि पाथवे चल रहे हैं अलग अलग। तो यहीं पे अगर पाथवे की अगर हम बात कर रहे हैं तो कर लेते हैं एक एनाबॉलिक पाथवे, और एक बात कर लेते हैं हम कैटाबॉलिक
बॉलिक पाथवे। अब देखो बेटा, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये है एनाबॉलिक एनर्जी कंज्यूम करता है, खाता है, और कैटाबॉलिक क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। क्या कंज्यूम कर रहा है ये एनर्जी? हेलो, यस, यस यू आर। हाँ बच्चों, पार्टी। तो अपन कहाँ थे, यहाँ पे थे। ठीक है, तो एनाबॉलिक क्या कर रहा है यार, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और कैटाबॉलिक क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है एनर्जी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, कैटा एनाबॉलिक में चीजें जुड़ती हैं, जुड़ रही हैं अलग अलग। देखो ये जुड़ के एक चीज बना दिया, और कैटाबॉलिक में क्या होता है, चीजें टूट के अलग अलग होती है। जैसे एक ये है, तो ये ऐसे टूट टूट के अलग होती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे हम ले सकते हैं, ग्लूकोज जो है वो डिग्रेड होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। याद है इस हमको, हम क्या बोलते हैं, ये स्केलेटल स्केलेटल मसल में ये होता है प्रोसेस। स्केलेटल मसल में जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये पूरा 10 स्टेप का प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये आप पढ़ोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको, है ना, आगे वाले क्लासेस में। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज होके कहाँ जाएगी, हवा से उड़ के बाहर तो नहीं निकल गई, पता पड़ा कि यहाँ से हमारे कोई रिएक्शन हुई, पता पड़ा आपके हार्ट में कोई रिएक्शन हुई है, वहां से निकल के आपके मुंह से हवा से तो बाहर आनी जाएगी, नहीं। तो वो जो एनर्जी है ना, वो एक केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं उसको बॉन्ड एनर्जी। आप पढ़ते हो ना बॉन्ड एनर्जी के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत। तो वो ये बॉन्ड एनर्जी यही होती है कि बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर हमारी बॉडी को जब भी रिक्वायरमेंट होती है, आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, लाइक आप बायोसिंथेटिक कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, कोई भी आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, तो जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, ये बॉन्ड टूटेगा और आपको एनर्जी मिलेगी तब। क्लियर है सबको, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ राइट राइट अंजलि। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम लिविंग स्टेट की हम जैसे बात कर रहे हैं, कि जैसे हमारा भी जो स्टेट है, मैं बैठी हुई हूँ, आप भी आराम से अच्छे खासे बैठे हुए हो, हम एक पर्टिकुलर स्टेट में बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है साक्षी, आई डू दैट। वैसे आपको किसका एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, मुझे बताना, पर इसके हाँ हाँ ठीक है, वी विल डू दैट साक्षी। ठीक है,
तो अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक स्टेडी स्टेट में अपन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक हमारी पर्टिकुलर एक स्टेडी स्टेट है जिसके अंदर हम बने हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है हर चीज की, वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो बायोमोलिक्यूल्स की है, जैसे मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन, वो बनी हुई है, वो ऑल्टर करती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। ठीक है, लेट्स से हीमोग्लोबिन है, उसका अगर रेंज है मेरी बॉडी में 14 तक है, ठीक है, 13 तक है, ठीक है, पर अगर वो 8 से कम हो गया तो मेरे को एनीमिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या मेरे को जॉइंटिस हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो मेरे को हो सकती है। ठीक है, तो हर चीज एक मेटाबॉलिक फ्लो में चल रही है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स। ठीक है, मेटाबॉलिक फ्लक्स में चल रहा है। ठीक है, तो हम बैठे कैसे हैं जिंदा, हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है, यानी हमारी जो बॉडी है वो है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में क्यों है मैम, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्यों नहीं है? आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आपने पढ़ा होगा कि आप कोई भी काम या एनर्जी आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, और क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम करना है, हमें कोई ना कोई वर्क परफॉर्म करना है, इसीलिए हमारा इक्विलिब्रियम में हम कभी भी नहीं रह सकते, हम हमेशा इक्विलिब्रियम से साइड में होते रहेंगे, ऑल्टर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम ऑल्टर कैसे करेंगे, हमें उसके लिए कंटिन्यूसली एनर्जी का इनपुट होता रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क continuously, they will never reach, नेवर मतलब नेवर रीच इक्विलिब्रियम स्टेट। जब आप ये दुनिया छोड़ोगे ना, तभी बस आप इक्विलिब्रियम स्टेट में आ पाओगे, शांति से इक्विलिब्रियम में। तब तक जिंदा हो तब तक आप नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहने वाले हो। तो ये कैसे मिलता है, ये नॉन इक्विलिब्रियम? अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी मैम, ये एनर्जी कहाँ से आने वाली है? तो बेटा अभी तक हमने जो मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे ना, वो हम इसीलिए ही पढ़ रहे थे ताकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्लियर है सबको? तो जिसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, लिविंग स्टेट, जो कि है हमारे नॉन इक्विलिब्रियम, और जो मेटाबॉलिज्म है, वो दोनों सिनोनिम नहीं हो गए? क्योंकि काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, नॉन इक्विलिब्रियम में हमें ले जाने का, हमारी बॉडी को स्टेडी स्टेट में बना के रखने का। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक समझ आया सबको? रुको, मैं एक डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। मैं एक डायग्राम निकाल रही हूँ, तब तक आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो निकाल लो। ठीक है, देखो, मैं आपको वो जो इतनी देर से एडिनोसिन एडिनोसिन वाला बता रही थी ना,
एक बार मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है, ये इस पे, ये अपना शुगर पार्ट हो गया और ये एडेनिन पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये थाइमिन लगा हुआ है, ये इस पे, और ये जुड़ रहे हैं यहाँ पे इस बॉन्ड के थ्रू, और ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। मैंने आपको बताया था ना, एक का थर्ड एंड और एक का फिफ्थ एंड। मैंने आपको बोला था ना क्या, देखो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ एक बार मैं। एक का थर्ड एंड होगा और एक का फिफ्थ एंड होगा, जिसके थ्रू फॉस्फोरस जुड़ेगा। मैंने आपको जो टर्म बोली थी वो उसका मतलब ये रहा कि एक का देखो थर्ड एंड और एक का ये फिफ्थ एंड, जिसके थ्रू फॉस्फोरस जुड़ेगा। फिर आके बनता है, और ऑक्सियल ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, दोनों तरफ बन रहा है ना। और ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है और ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है ना। ये डायग्राम क्लियर है। तो और देखो दूसरी जो चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, वो ये दिखा रही हूँ कि देखो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर ये रहा, जिसके अंदर सीधा लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरा ये देखो ऐसा हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये है सेकेंडरी। और टर्शरी ऐसा है, ये देखो यही आपस में इसको आपने मोड़ दिया है, थोड़ा और मोड़ दोगे तो ये आपस में टर्शरी बन जाएगा। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपस में देखो, कहीं ये एक हो गया, ये फिर दूसरा हो गया, ये ऐसे तीसरा करके आपको पूरा एक जैसा दिखाई दे रहा है, पर ये ऐसे टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत अलग 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 ना, तीन चार लाके आपस में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्वार्टरनरी। हमारा जो इंपॉर्टेंट है, आपको जो याद रखना होता है ना, ये सारे तो ठीक है, वो याद होता है सेकेंडरी वाला और टर्शरी वाला। सेकेंडरी वाला हमारा होता है, देखो ये अल्फा हेलिक्स जो वॉटसन क्रिक ने मॉडल दिया था, है ना, डीएनए का वॉटसन क्रिक, है ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो है। और टर्शरी, इसके अंदर सारी बायोकेमिकल अपनी रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो वो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे, आपको इसमें क्लियरली दिख रहा होगा कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी, टर्शरी में ये थोड़ा फोल्ड हो गया है। और देखो क्वार्टरनरी इन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है कि एक ये ब्लू वाला पोर्शन हो गया, एक ये येलो वाला पोर्शन हो गया, ये दूसरा हो गया और ये दूसरा हो गया। क्लियर है। हाँ हाँ साक्षी, खत्म हो गया, वैसे भी क्लास खत्म हो गया, क्योंकि नेक्स्ट जो है टॉपिक वो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं स्टार्ट, है ना। ठीक है। दीपांशु इज आस्किंग मैं मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या होता है। बेटा मैंने बताया ना, देखो वो कंटिन्यूसली जो टर्न ओवर हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिक पाथवे पूरा जो चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि समीर अलग गया और इफ्रा अंजलि को अलग भेजा, है ना। तो ये कंटिन्यूसली इनके लिए पाथवे बनाया गया। तो क्यों बनाया गया, क्योंकि एक तरफ अपना मेटाबॉलिज्म इनका चलता रहे, एक तरफ इनका मेटाबॉलिज्म चलता रहे। इधर मेटाबॉलिज्म चल रहा है यानी इनका कंटिन्यूसली टर्न ओवर आता जा रहा है, यानी एक प्रोडक्ट, एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, यहां से भी एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो जो आउटपुट आ रहा है कंटिन्यूसली, जो फ्लक्स, मतलब कोई भी चीज एक चीज से दूसरी चीज में कंटिन्यूसली बनती जा रही है, हमें प्रोडक्ट मिलता जा रहा है मिलता जा रहा है, उसको हमने बोल दिया है फ्लक्स। तो यहाँ पे किसका फ्लक्स मिल रहा है, हम मेटाबोलाइट्स का, किसका, मेटाबोलाइट्स का, तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स। हाँ वही वाला फ्लक्स है ना। ठीक है दीपांशु, क्लियर हुआ। और किसी को कुछ पूछना है फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ साक्षी, ठीक है, अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। चिल रहो, आप चिल रहो, इतना लोड नहीं लेने का लाइफ में यार, ठीक है। मैम एक्सेल क्लास कब रखोगे, बताओ कब रखनी है। अगर आप कुछ एक काम करते हैं, कल अपन बायोमोलिक्यूल्स निपटा देते हैं, फिर कल क्या है, आज वेडनेसडे हो गया क्या,
नहीं, कल अपना देखो बायोमोलिक्यूल्स निपटाते हैं और परसों रख लेते हैं। हाँ बेटा, वो मैं आपको भेज दूंगी, मानसी मैं भेज दूंगी। चलो आज भेजती हूँ मैं आपको, है ना। 4 को एग्जाम है, मतलब आपका सैटरडे, ठीक है। ठीक है, मैं परसों रख लेते हैं अपन। चलेगा परसों? नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। चलेगा, सब चलेगा। चलो ठीक है, किसी और के लिए था वो, चलेगा। मैम कल कितने बजे क्लास होगी? इसी टाइम रखेंगे या शाम में रखेंगे? मोस्ट प्रोबेबली या तो 7 बजे रख लेंगे या फिर 8। दो टाइम रखूंगी, या तो 7 बजे या फिर 8 बजे, दोनों में से एक टाइम पे, ठीक है। मैम फ्राइडे को है पेपर, तो थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे रख लेते हैं। वेडनेसडे कल है, थर्सडे को अपन रख लेंगे इसका एक्स्ट्रा क्लास वाला। थर्सडे को छुट्टी तो नहीं चाहिए ना आप लोगों को, कि मैम फ्राइडे को एग्जाम है तो थर्सडे को हमें चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वही मैं ले लूंगी, वरी नॉट। चलो या फिर एक काम करते हैं, मैं कुछ फिगर आउट करती हूँ। चलो मैं आप लोगों के लिए फिगर आउट करती हूँ, टेंशन मत लो। आफ्टरनून में मैम हम सब रैंक लेकर दिखाएंगे। हाँ दीपांशु, आई एम एक्सपेक्टिंग। अब बेटा आप कौन से उसके अंदर हो? दीपांशु आप कौन से वाले उसके अंदर हो? एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग।